हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजीएन एजुकेशन। एसजीएन एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोबारा आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डिमांड एंड सप्लाई। ये जो चैप्टर है हम इसको 3 भागों में करने का प्रयास करेंगे डिमांड एंड सप्लाई को, क्योंकि ये एक वास्ट चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है और मैं प्रयास करूँगा कि आपको इसको छोटे से छोटा कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आज आइए शुरू करते हैं कि डिमांड और सप्लाई का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड होती क्या है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड मांग क्या है? मांग क्या है? तो इसको पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिमांड होती क्या है। तो क्या कह सकते हैं कि डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी of goods and service which consumer are willing to pay at a particular period of time। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि डिमांड क्या है, कि डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने इस डेफिनेशन में क्या बात करनी है कि सबसे पहले कि डिमांड किन चीज़ों की हो सकती है। तो आपकी जो डिमांड है वो डिमांड हमेशा 2 चीज़ों की होगी। क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपकी पहली चीज है कि डिमांड किस चीज की होगी? गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड चीज क्या है? विलिंगनेस। किसी भी चीज की डिमांड तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप उसको खरीदने के लिए आपकी इच्छा है। कोई बिना इच्छा के आपको वो चीज आपको बेच नहीं सकता, उसकी डिमांड उत्पन्न नहीं हो सकती, उसकी डिमांड नहीं आ सकती। तो पहली चीज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि डिमांड जो होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज की होगी। और सेकंड चीज क्या होगी? विलिंगनेस। विलिंगनेस बहुत जरूरी है, आपकी इच्छा। मान लिया, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपको पार्ले जी बिस्किट खाना पसंद है और मैं आपको टाइगर बिस्किट दे रहा हूं। तो अगर आप वो टाइगर बिस्किट नहीं लेंगे तो उसकी डिमांड कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि आपकी विलिंगनेस है पार्ले जी बिस्किट खाने की। तो विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? पहली चीज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड चीज क्या होना चाहिए? विलिंगनेस। तीसरी चीज क्या हो रहा है? एट ए पर्टिकुलर प्राइस। एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मैंने आपको एक कार ऑफर करी, मैंने कहा भाई उसका प्राइस 1 लाख रुपए है कि आप मेरे से 1 लाख रुपए में ये कार खरीद लो। लेकिन आपने कहा कि मैं तो ये कार 70,000 रुपए में खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस चीज की डिमांड भी करी, आपकी विलिंगनेस भी है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो चीज लेने के लिए एग्री नहीं हुए हैं। तो ये चीज क्या होगी? पर्टिकुलर प्राइस पे भी होना वो चीज बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस पे होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी डिमांड आएगी। चौथी चीज, एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक निश्चित समय पे। तो 4 चीजों को आना बहुत जरूरी है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि एक निश्चित समय पे कैसे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि आपको एक कार खरीदनी है और मैंने आपको उस कार का प्राइस ऑफर करा 1 लाख रुपीज। आपने कहा मेरे पास 70,000 रुपीज हैं।
तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपको वो कार 1,70,000 रुपये में नहीं बेचूंगा। तो अब मैंने कहा, आपने कहा कि मैं उस कार को 1 साल बाद खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी की टेक्नोलॉजी में, अभी की कंडीशन में वो कार डिमांड नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके पास देखिए, आपके पास वो गुड्स एंड सर्विसेज में आती है काउंट। सेकंड चीज क्या है, आपकी विलिंगनेस है। थर्ड चीज क्या है, पर्टिकुलर प्राइस। मान लिया आप देने के लिए रेडी भी हो गए, लेकिन फोर्थ चीज क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो आप चीज नहीं उसका वो कर पा रहे हो। सो किसी भी चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड चीज इज विलिंगनेस, थर्ड चीज इज एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एंड फोर्थ इज एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो किसी भी चीज की डिमांड को उत्पन्न करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि डिमांड को क्या चीजें प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स कि डिमांड को, मांग को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइंड डिमांड। कौन से फैक्टर डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ द गुड्स, दूसरा है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तीसरा है डिस्पोजेबल इनकम, चौथा है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और लास्ट में है अदर फैक्टर। तो ये 5 चीजें हैं जो कि फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ द गुड्स, इसको समझते हैं कि प्राइस ऑफ द गुड्स डिमांड को कैसे प्रभावित करती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लिया आप एक दिन मार्केट गए और आपने एक कपड़ा पसंद करा, उसकी कीमत थी 100 रुपये। देखिए, ये समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब हम ये फैक्टर्स पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ों को आपको स्टेबल रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने जब ये डिमांड हम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले बताऊं कि जो इनकम का फैक्टर है या जो अदर फैक्टर हैं वो आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, तभी हम इन कॉन्सेप्ट को सही से समझ पाएंगे। तो उसके बाद हम ये शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 1। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने मार्केट गए, आपने एक शर्ट खरीदी, एक शर्ट की कीमत थी 100 रुपये। मैं कहता हूं कि हमारे पास 500 रुपये जेब के अंदर हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 5 शर्ट आप लेके आ पाएंगे। अब आप फिर 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद गए तो आपको शर्ट पड़ी 250 रुपये की, 250 रुपीज़ की। तो अब आप कितने शर्ट ला पाएंगे, 2 शर्ट ला पाएंगे। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि जब आपका प्राइस कम था तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा थी। जब आपका प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। तो इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड को कैसे प्रभावित करता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये हम समझ चुके हैं कि प्राइस ऑफ द गुड्स कैसे प्रभावित करता है। अब सेकंड चीज आएगा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तो आपके रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, आपके 2 या 3 टाइप के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are used
विच आर यूज साइमल्टेनियसली, जो कि एक साथ यूज किए सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, टी एंड शुगर। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place of other. Example, tea and coffee. अब ये समझते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक इसको समझते हैं कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी मान लिया एक हाइपोथेटिकल कंट्री ले लेते हैं, उस कंट्री में पेट्रोल का प्राइस 50 रुपये था, तो उस कंट्री में जो कारों की बिक्री होती थी वो 1 लाख होती थी। अब मैं ये पहले बता के चलूँ कि आपको इनकम का फैक्टर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको पता होगा कि जो लोग कितना आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं मनी, उसके हिसाब से उस चीज़ की डिमांड को करते हैं। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मान लिया किसी की सैलरी कांस्टेंट है, मान लिया 15,000 रुपये सैलरी है, और वो पेट्रोल पे 500 रुपये महीना ही खर्च कर सकता है, तभी वो कार खरीदने के लिए उसको कार खरीदेगा। वो उस टाइम मान लिया उसकी पेट्रोल की कीमत 50 रुपये थी, तो वो क्या कहेगा कि यार मैं तो कार खरीद लेता हूँ। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत 150 रुपये हो जाए तो वो कार नहीं खरीद पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कार खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे थे, लेकिन बिकॉज पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो उसने कार खरीदने को मना कर दिया, क्योंकि वो पेट्रोल के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा था। दैट्स वाई जो कार की डिमांड थी वो कम हो गई। समझे आप कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री आइटम की डिमांड कम हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि पेट्रोल का प्राइस कम था तो कार की इतनी डिमांड थी, लेकिन बिकॉज इनकम इज ए कांस्टेंट फैक्टर, इनकम एक कांस्टेंट फैक्टर है। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कार का डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा। तो समझे बात? तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या कह सकते हैं कि डिमांड को कैसे प्रभावित करता है कि अगर किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। मैंने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? जो कि एक दूसरे की जगह भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी। मान लिया एक शहर में कुछ लोग हैं जो कि टी पीते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। दूसरा शहर है वहां कॉफी पीते हैं, और उसी शहर में कुछ लोग जो हैं जो कि टी एंड कॉफी पीते होंगे वहां पे चाय। तो मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा हूँ कि जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जो चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं। देखिए, अगर मान लिया 10 रुपये प्राइस इसका है और 10 रुपये प्राइस इसका है, तो जो लोग भाई चाय पीते हैं वो तो चाय पीएंगे। अगर मान लिया 15 रुपये भी हो जाए या 20 रुपये भी हो जाए तो वो चाय की जगह चाय पियेंगे, और कॉफ़ी वाले कॉफ़ी पियेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब ऐसा सोचो, अगर टी का प्राइस 10 रुपये है और कॉफ़ी का प्राइस भी 10 रुपये है, तो उसका कंजम्पशन जो होगा, मान लिया ऐसे कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन होगा वो 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। ठीक है जी। अगर टी का प्राइस 10 रुपये था तो कंजम्पशन 5 था, कॉफी का प्राइस 10 था तो कंजम्पशन 5 होगा। और ये वो लोग हैं जो कि टी एंड कॉफी दोनों कंज्यूम करते हैं। अब मैंने कहा कि अगर टी का प्राइस हो गया, प्राइस अगस्त का 15 हो गया, तो आप क्या समझेंगे कि ये लोग टी पीते रहेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग कॉफी भी पी सकते हैं। तो क्या होगा? कॉफी जो कंजम्पशन होगा टी का वो 2 रह जाएगा, और मान लिया इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ये 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा।
तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि अगर किसी भी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड वो कम हो जाती है। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप की तरह काम करता है। तो ये आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिस्पोजेबल इनकम कैसे आपकी डिमांड को प्रभावित करती है। तो तीसरा फैक्टर हम बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एक चीज होती है आपकी इनकम। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लिया कोई मिस्टर ए है, उनकी जो इनकम है वो 100 रुपये है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। वो अगर अपना टैक्स मान लिया कहते हैं टैक्स या डिडक्शन कह सकते हैं, कोई भी डिडक्शन एज पीएफ, मान लिया उसका टैक्स 20 रुपये कटता है और पीएफ के उसके 10 रुपये कटते हैं, तो जो 70 होगा वो क्या होगा उसका डिस्पोजेबल इनकम, वो उसका क्या होगा डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, जब इनकम में से हम सारी की सारी डिडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एज ए टैक्स या एज ए पीएफ आपका करता है, तो उसके जो बात बची हुई जो आपकी इनकम होगी वो क्या होगी डिस्पोजेबल इनकम। तो इस फैक्टर में हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप 100 रुपये अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 30 रुपये आपकी लाइबिलिटी होगी। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम आप अपनी मर्जी से खर्च करो, चाहे उसमें आग लगाए या कुछ भी करो, जैसे आपकी मर्जी। तो हम यहाँ ये 70 रुपीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम का आपकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हमें 2 गुड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहला गुड्स है नॉर्मल गुड्स और दूसरा क्या हो गया इन्फीरियर गुड्स। अब इन तरह के दोनों गुड्स का इनकम के बढ़ने या घटने पे उसकी डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। कि भाई नॉर्मल गुड्स का डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होगा अगर नॉर्मल गुड्स में, नॉर्मल गुड्स पहले समझते हैं कि कैसे क्या गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टीवी है, मोबाइल है, फर्नीचर है। तो इस तरह के गुड्स जो नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर नॉर्मल गुड्स की इनकम जो है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिमांड भी आपकी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लिया आपकी इनकम थी 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज़, तो आप उस समय एक बटनों वाला फ़ोन यूज़ करते थे, ठीक है। कोई भी ब्रांड का ले लो जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ करते थे। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 हो गई, मान लिया आपका बॉस ज़्यादा ही खुश हो गया आपके काम से, तो उसने आपकी इनकम को बढ़ा दिया, तो आप क्या कहोगे, सीधा आप भागोगे एप्पल के शोरूम पे कि भाई मेरे को एप्पल का फ़ोन लेना है। भागोगे नहीं भागोगे। अगर एप्पल को पसंद नहीं है तो आप उसको एंड्रॉयड फ़ोन से ज़रूर रिप्लेस करोगे। ये एक सोसाइटिकल लेवल पे देखने वाली चीज़ है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी आइटम की तरफ बढ़ोगे नॉर्मल गुड्स के टर्म्स में। तो अगर आपके पास 10,000 के टाइम पे नॉर्मल बटन वाला फ़ोन था, तो अगर आपकी इनकम 50,000 हुई तो आप पक्का एंड्रॉयड फ़ोन खरीदोगे, चाहे वो सैमसंग हो या आप एप्पल खरीदो। तो ठीक है, तो हमने इससे क्या समझा कि डिस्पोजेबल इनकम का नॉर्मल गुड्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, जब अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कैसे कि मान लिया आप चावल खा रहे थे 50 रुपये किलो वाला, उस टाइम आपकी इनकम थी 10,000 रुपये और आप 50 रुपये वाला चावल खा रहे थे। अब क्या हुआ, आपने वो चावल क्या करा, आपका जो इनकम था वो 20,000 रुपये हो गया। तो आप क्या कहोगे, यार मैं अब बासमती चावल खाऊंगा।
100 रुपये का चावल खाऊंगा, तो क्या हुआ, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। तो इस तरह से आपके डिस्पोजेबल इनकम का फर्क पड़ता है आपके नॉर्मल गुड्स या इन्फीरियर गुड्स के ऊपर। आज हम पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, और जो भी इस चैप्टर में बचेगा उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।